श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन इलेक्ट्रिकल क्लास में अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे जनरेटर के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर अपने क्या होते हैं, डीसी जनरेटर होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है शंट, है ना। फिर उसके बाद में एक होता है सीरीज, एक होता है कंपाउंड। और इसी में कंपाउंड में कितने प्रकार के जनरेटर होते हैं? एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसी के बीच में एक होता है इन्हीं के प्रकार। क्या होता है इन्हीं के प्रकार में? एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इतने प्रकार के अपने लगभग डीसी में जनरेटर होते हैं। तो इनके बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं पहले। अब पढ़ते हैं डीसी जनरेटर की आर्मेचर रिएक्शन। कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है ना। तो अपन पढ़ेंगे, आप लोग साइड हेडिंग डाल लो यहाँ पे, डीसी जनरेटर की आर्मेचर प्रतिक्रिया, फिर सिर्फ आर्मेचर प्रतिक्रिया, साइड हेडिंग डाल लो। आर्मेचर प्रतिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले हम उन चीजों को देखते हैं। आर्मेचर रिएक्शन से पहले हम कुछ जरूरी चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले आर्मेचर प्रतिक्रिया देखना है तो उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है भाई? तो डिग्री अपनी होती है मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री, जो अपन दर्शाते हैं से किसी भी चीज को, तापमान को, टेम्परेचर को अपन दर्शाते तो डिग्री सेल्सियस पे दर्शाते हैं ना। डिग्री सेल्सियस पे अपन दर्शाते हैं। अपन जैसे कोई तापमान को दर्शाते हैं तो डिग्री होता है। तो डिग्री क्या होती है? कोण का मान होता है, एंगल वैल्यू, मतलब कोणीय मान। जैसे कि कोणीय मान कितना होता है? 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री होता है ना। तो ये कोणीय मान हमारा ये यहाँ पे इस वाली डिग्री की अपन बात कर रहे हैं, मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री, है ना। जो अपन कोर्सेस कराते हैं जो डिग्री डिप्लोमा वाला, वो डिग्री नहीं है यहाँ पे। ये डिग्री है कोणीय मान, एंगल वैल्यू। डिग्री 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जो मान होता है। तो जो कोणीय मान होता है उसको बोलते हैं, उसके मान लेते हैं अपन डिग्री में। तो मैकेनिकल डिग्री को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? यांत्रिक डिग्री, और इसको बोल सकते हैं विद्युतीय डिग्री। ठीक है। तो यांत्रिक डिग्री और विद्युतीय डिग्री क्या होती है? तो मैकेनिकल डिग्री वो होती है जिसको अपन चांदे की सहायता से माप सकते हैं। चांदे की सहायता से मापा जा सकता है। मैकेनिकल डिग्री को चांदे की सहायता से मापा जा सकता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है? जो चांदे से अपन नापेंगे
तो वो तो ठीक है भाई, हमें ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री हो जाता है ना, ये 180 डिग्री हो जाता है, तो इसे चांदे की सहायता से नाप लेते हैं, है ना। इस प्रकार से कोण होते हैं, जो भी कोण अपने हुए, अर्ध अर्ध कोण, न्यून कोण, तो सब चांदी की सहायता से अपन नाप सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करें तो इसे कैसे मापा जाएंगे, इसमें क्या हो, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो अपन समझते हैं। जैसे कि दो पोल है अपने, किसी मैग्नेट के दो पोल हैं, जैसे ये N हो गया और ये S हो गया, ठीक है। ये अपना चुंबक है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का अपने पास दो ध्रुव होते हैं। यदि इन दोनों ध्रुवों के बीच की मध्य में अपन यदि एंगल निकालेंगे, है ना, तो ये दोनों ध्रुवों के मध्य का एंगल होता है अपना 180 डिग्री। दो ध्रुव के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। जैसे N से S तक का यदि अपन कभी भी, ये N एक सिंगल मैग्नेट में NS ध्रुव है, इन दोनों के मध्य का यदि अपन निकालेंगे, ये इतना ही होता है ना, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से ये इतना ही होता है। तो ये दो ध्रुव के बीच का कोण जो होता है 180 डिग्री। यदि अपन दो मैग्नेट अलग अलग यूज करते हैं, दो मैग्नेट अलग अलग यूज करेंगे, जैसे इसको N रखा और इसको S रखा, तो इन दोनों के मध्य का भी एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमेशा दो ध्रुव के बीच का एंगल जो होगा, दो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य का कोण जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, दो ध्रुवों दो ध्रुवों के मध्य, इसको मिटा देते हैं, दो ध्रुवों के मध्य 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। मतलब दो ध्रुवों के बीच का यदि एंगल अपन निकालेंगे, कोणीय मान निकालेंगे, वो हमेशा 180 डिग्री होगा, वो भले ही कोई भी स्थिति में रखे हुए हो। दो ध्रुव कंटिन्यू है, उसके बाद में अब जैसे यहां पे इसको समझने के लिए एक अपन ने गोलाकार ये लेते हैं वृत्त, तो ये वृत्त का एंगल यदि अपन देखेंगे, जो चांदे के सहायता से नापते हैं, तो इस पॉइंट से यदि अपन देखते हैं और यहां से घूम के वापस यहाँ पे आते हैं, तो ये कितना डिग्री का, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री या 360 डिग्री का ये एंगल हमारा बनाता है। कौन सा, जब चांदी की सहायता से, चांदी की सहायता से नापने वाला अपना कोण कौन सा होता है, मैकेनिकल डिग्री। जब मैकेनिकल डिग्री होता है 0 डिग्री से 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री की स्थिति बोलते हैं, 360 डिग्री की स्थिति बोलते हैं। यदि इसमें दो पोल बना देते हैं अपन, एक पोल ये, एक पोल ये, तो दो पोल यदि अपने बन गए, जैसे ये N हुआ, ये S हुआ, तो यहाँ पे अपने में दोनों ध्रुवों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा यहाँ पे, तो ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये 180 डिग्री अपना कहलाएगा। यदि दो ध्रुवों के मध्य का अपना एंगल 180 डिग्री होता है, यदि हम यहाँ पे दो पोल और लगा दें, दो पोल वन लगा दे, हमने पहले मशीन में कोई मशीन बना रहे थे तब दो पोल लिया था, तो दो ध्रुव के बीच में अपनी इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 डिग्री थी। लेकिन अब यहाँ पे हमने चार पोल लगा दिया, तो चार पोल जब लगा देते तो इनके नामकरण कैसे करते हैं, एन के बाद आता है एस, एन के बाद आएगा एस, और एस के बाद एन, और एन के बाद एस, इस प्रकार से अपन कनेक्शन करते हैं। तो तब भी इलेक्ट्रिकल डिग्री की यदि बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री की यदि बात करते हैं, तो एन और एस के मध्य का, एन और एस के मध्य का
जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी, अपन इलेक्ट्रिकल डिग्री को थीटा ई से दर्शा रहे हैं ना, तो थीटा ई बराबर 180 डिग्री ही होगा। यदि यहाँ पे दो ध्रुवों के मध्य 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, तो यहाँ पे भी अपना एन और एस के मध्य का जो कोण होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यदि मैग्निकल डिग्री के सहायता से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा सेम, यदि मैग्निकल रहेगा तो ये कितना 90 डिग्री का बनेगा, तो थीटा एम बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो मैग्निकल डिग्री प्लस मैग्निकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री दोनों अलग अलग होती है, लेकिन समान कब होगी, दो पोल के लिए समान होती है। दो पोल के लिए समान कैसे होगी, जैसे एक छोटा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैग्निकल डिग्री समान कब होगी, जब यहाँ पे दो पोल होंगे, दो पोल के लिए दोनों बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ पे दो पोल ले लिए, एक एन और एक एस, तो एन और एस के मध्य का जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी थीटा ई बराबर वो होगी 180 डिग्री। और इसी को यदि अपन मैग्निकल डिग्री पे चांदी की सहायता से इस कोण को मापेंगे तो कितना होगा, ये भी थीटा एम बराबर 180 डिग्री। थीटा एम मतलब मैग्निकल डिग्री 180 डिग्री। तो इस प्रकार से अपना ये होता है कि मैग्निकल डिग्री अलग होती है और इलेक्ट्रिकल डिग्री अलग होती है। मैग्निकल डिग्री क्या होती है, जो चांदी की सहायता से जो कोण मापा जा सकता है वो होता है मैग्निकल, और इलेक्ट्रिकल हमेशा दो ध्रुव के मध्य के 180 डिग्री ही का कोण बनेगा, दो ध्रुव यदि कंटिन्यू है। अब यदि हम मान लो यहाँ पे तो चार पोल लिए थे, यदि हम चार पोल की जगह में 6 पोल ले लेते हैं, चार पोल की जगह में हम यदि 6 पोल ले लेते हैं तो क्या होगा, जैसे कि एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। इस प्रकार से हमने 6 पोल लगा दिए। अब इसमें 6 पोल की मशीन बनाए और इसको मान लो, इसको एन नाम दिए, इसको एस दिए, इसको एन देंगे, इसको एस देंगे, इसको एन देंगे और इसको एस देंगे। तो क्या हम इस वाले पॉइंट से लेंगे तो एन और एस के मध्य जो कोण बनेगा, एन और एस के मध्य जो कोण बनेगा थीटा मैग्निकल बराबर कुछ अलग होगा। और यदि इसी में बात करें एन और एस के मध्य, एन और एस के मध्य यदि कोई इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी तो वो 180 डिग्री ही होगी। मैग्निकल डिग्री बदल जाएगी, पोल की संख्या परिवर्तित होने पर मैग्निकल डिग्री बदल जाएगी, लेकिन अपन इलेक्ट्रिकल किसको नापते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री किसको बोलते हैं, दो ध्रुवों के मध्य, दो पोल एन और एस के मध्य का जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा इलेक्ट्रिकल डिग्री का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एस और एन के बीच का भी 180 डिग्री होगा। यहां से भी बात करें तो इतना और इतना एन और एस के मध्य का इलेक्ट्रिकल डिग्री बात करें तो 180 डिग्री होगा। यहां से इस वाले एन से इस वाले एस तक की बात करें तो यहाँ पे भी 180 डिग्री होगा, और यहां से भी यहां तक की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान 180 डिग्री होगा। लेकिन मैग्निकल डिग्री की यदि बात करें तो इसको यदि चांदे से यदि अपन मापेंगे, यदि इसको अपन चांदे से मापेंगे तो मैग्निकल डिग्री का मान अपन कैसे निकालेंगे। अब हमें तो मालूम है कि यार 6 पोल है और एन और एस के मध्य की अपन को दूरी ये दिखा दी है कि 180 डिग्री होती है, मतलब एंगल 180 डिग्री होता है, एन और एस के मध्य की जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है। अब यदि मैग्निकल डिग्री निकालना है तो मैग्निकल डिग्री कैसे निकालेंगे, हमें मैग्निकल डिग्री निकालना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 डिग्री हमें पता है, तो कैसे निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे अपन,
तो इसके निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, वो होता है थीटा एम, मतलब मैकेनिकल डिग्री इनटू पोल की संख्या बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री। मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल, है ना, मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो ये वाले फॉर्मूले से हम मैकेनिकल डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमसे अधिकतर पोल की संख्या देकर इलेक्ट्रिकल डिग्री या मैकेनिकल डिग्री का मान पूछता है कि जब इतने होगा तो इतना कैसे निकालेंगे। अब यदि हम देखते हैं यहाँ पे, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो मैकेनिकल डिग्री इस पूरे क्षेत्र में कितना गोलाकार है, तो यहाँ पर मैकेनिकल डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला नोट कर लो और मैं थोड़ा सा इसको यहां से मिटा देता हूं। तो मैकेनिकल डिग्री यहाँ पे अपन गोलाकार है अपना वृत्ताकार, तो यहाँ पे पूरा 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री होगा तो मैकेनिकल डिग्री यहाँ पे अपनी 360 डिग्री है, और पोल की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है। 2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री। 360 डिग्री के लिए यदि अपने को 360 डिग्री के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 360 डिग्री के लिए यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर थीटा ई बराबर 360 इंटू 6/2। तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ये। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 डिग्री का यदि अपने पूरा ये है मैकेनिकल डिग्री अपन लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। इस प्रकार से अपन इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान निकाल लेते हैं। यदि हमसे ये बोला कि एक मशीन है, जिस क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है यदि डीसी मशीन में इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान 180 हो, 100 1080 सॉरी, है ना, 1080 हो और पोल की संख्या 6 हो, सॉरी, तब पोल की संख्या 6 हो तब मैकेनिकल डिग्री का मान क्या होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कभी कभी। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन रख देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। हमें मैकेनिकल डिग्री निकालना है, मैकेनिकल डिग्री निकालना तो क्या होगा, मैकेनिकल डिग्री को एज तेज रख देंगे। मैकेनिकल डिग्री, पोल की संख्या 6 दी हुई, इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान हमारे पास 1080 डिग्री दिया गया है, तो मैकेनिकल डिग्री का हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1080 डिग्री बटे 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार कैंसिल हो जाएगा और मैकेनिकल डिग्री का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 1080/3। तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो मैकेनिकल डिग्री का मान पूछ लेता है, या फिर मैकेनिकल डिग्री का मान दिया होता है हमसे और इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान पूछ लेता है। कई बार यदि हमें मैकेनिकल डिग्री नहीं दिया भी होता है तो हमें क्या, मशीन गोलाकार रूप में होती है और मैकेनिकल डिग्री का मान हमारे पास ज्ञात होता है, हम चांदी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं कि 360 डिग्री होती है। लेकिन हमें ज्ञात करना होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान, कि इस मशीन में इतने पोल की संख्या है तो इतने पोलों में इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान क्या होगा। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये लिख लो, मैकेनिकल डिग्री चांदी की सहायता से मापे जाने वाला कोण और इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटा ई से दर्शाते हैं दो ध्रुवों के मध्य का इलेक्ट्रिकल डिग्री। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन लिख के ये वाला फॉर्मूला मतलब इसे सोल्व कर लो, है ना, इसे सोल्व कर लो।
उसके बाद में एक चीज और ये हो जाएगी, इसमें लिख लो कि मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में संबंध है, तो उसमें लिख लो मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में संबंध होता है ना। और डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लो। कौन सा वाला डायग्राम बनाओगे, मैं बना देता हूं एक। इस प्रकार से डायग्राम आप ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो इसके मध्य इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 डिग्री होगा, और टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछेगा तो 180 180 180 180, तो ये चार बराबर हो जाएगा ना। ये वाला भाग 180 हो जाएगा, ये वाला भाग 180 हो जाएगा, ये वाला 180, तो टोटल अपने पास मैकेनिकल डिग्री निकल जाएगा। तो मैकेनिकल डिग्री यदि अपने पास निकलेगा तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारा एक 180 डिग्री होता है और मैकेनिकल डिग्री हमारे 360 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है ना। इसमें पोल की संख्या से मैकेनिकल डिग्री का मान यहाँ पे बदल जाएगा। मैकेनिकल डिग्री में इस वाले फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, तो पोल की संख्या रख के हम मैकेनिकल डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिकल डिग्री है, मैकेनिकल डिग्री अपने 360 डिग्री लेना है और इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है मशीन की कंप्लीट ओवरऑल इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले पे रख के हम यहाँ पे मान निकाल लेंगे। 4 पोल के लिए यदि हम लेते हैं, तो 4 पोल के लिए यदि यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, मैकेनिकल डिग्री 360 डिग्री हो जाएगी, पोल की संख्या 4 हो जाएगी, 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 से 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 720 डिग्री, है ना। 4 पोल के लिए 720 डिग्री का मान यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री का। इस प्रकार से भी इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने को होना चाहिए। अब इसके बाद में हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन में कुछ जरूरी चीजें होती है, तो अपने को वो देखना है। ये तो मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री को समझाने के लिए इतना अपने पिक्चर जमाए, है ना। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, आर्मेचर रिएक्शन भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो इसको समझने की जरूर कोशिश करना। अब आर्मेचर रिएक्शन होती है, तो आर्मेचर रिएक्शन के बाद में अपने को एक चीज और समझना पड़ेगा कि इसमें जीएन, तो हम समझते हैं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है, जैसे कि एक होता है जीएनए। जीएनए इसका फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसको बोल सकते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष। उदासीन को एक और वर्ड से बोलते हैं तटस्थ अक्ष। एक्सिस मतलब अक्ष। तो जीएनए मतलब जियोमेट्रिकल। तो क्या होता है कि हमारे पास मान लो दो मैग्नेट है एन और एस, मतलब इनके पोल हैं ध्रुव के। इन दोनों के बीच में एक ऐसा अक्ष होगा, जैसे इस तरफ से एन ध्रुव, मतलब एन ध्रुव की बल रेखाएं होंगी, है ना, एन से इस तरफ का। तो इस दिशा में यहाँ पे चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा, और इस दिशा में, तो इस दिशा से हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस मतलब मिलता है कि इस स्थान पर, इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव एकदम शून्य हो जाएगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाए, शून्य होता है मतलब, है ना। तो क्या होगा, ये जीएनए होगा, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब वह चुंबकीय अक्ष जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है, या शून्य या नगण्य होता है ना, बहुत कम, जीरो के लगभग करीब, या
शून्य तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बट नगण्य होता है, जीरो के बहुत करीब नगण्य होता है, तो उस अक्ष को अपन बोलते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इसको हम बोलते हैं कि ध्रुवों के मध्य, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो एक ऐसा अक्ष चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर में लंबवत, एक ऐसा अक्ष चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर में है ना, और उसके लंबवत है, तो चुंबकीय बल रेखा के लंबवत में एक ऐसा अक्ष जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य या नगण्य होता है, GNA कहलाता है। तो आप परिभाषा लिख लो GNA की, साइड हेडिंग डाल के, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्यामितीय उदासीन अक्ष के बराबर में आप लिख लो चुंबकीय ध्रुवों, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य का वह लंबवत अक्ष, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य मतलब एक ध्रुव अपना N है, एक ध्रुव S है, इनके मध्य का एक लंबवत अक्ष, लंबवत अक्ष जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य या नगण्य होता है, शून्य या नगण्य होता है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब ज्यामितीय उदासीन तटस्थ अक्ष कहलाता है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब अपने N और S ध्रुव अपने यहाँ पे है, इन दोनों के मध्य का मेरे पास में क्या होगा, एक ये अक्ष बन जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या जा रही होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं इस दिस यहां से N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जा रही होती है, लेकिन इस अक्ष पे हमें क्या मिल जाता है, GNA मतलब दो ध्रुवों के मध्य का वह लंबवत अक्ष जिस पर चुंबकीय प्रभाव नगण्य होता है या शून्य होता है, तो वह GNA कहलाता है ना। तो ये अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे इस वाले कंडक्टर पे और इस वाले कंडक्टर पे मतलब 0 डिग्री की स्थिति और 180 डिग्री की स्थिति में यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होती है। ईएमएफ का मान कितना होता है, 0। ईएमएफ का मान कितना, 0। यहाँ पे किसी प्रकार की ना वोल्टेज भी नहीं होती है ना करंट भी नहीं होती है ना। तो किस पर, आर्मेचर पर, आर्मेचर पर, तो आर्मेचर पे जो कंडक्टर है 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, मैकेनिकल रूप से बात चल रही है ना, तो मैकेनिकल रूप से जो डिग्री है, तो इस वाले कंडक्टर और इस वाले कंडक्टर पे, इस वाले कंडक्टर पे क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ का मान 0 होता है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट कुछ भी नहीं होती है, तो ये विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। जो आर्मेचर पर वह अक्ष जिस पर बनने, जिस पर विद्युतीय रूप से क्या हो, उदासीन हो, विद्युतीय रूप से उदासीन हो, जिस पर किसी प्रकार का ईएमएफ ना हो, वोल्टेज ना हो, करंट ना हो, है ना, तो वो कहलाता है अपना MNA। मतलब MNA, तो MNA का फुल फॉर्म लिखो, MNA का फुल फॉर्म लिखो, मैग्नेटिक, MNA तो मैग्नेटिक न्यूट्रल, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसको हिंदी में बोल सकते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष, है ना। चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या है, आर्मेचर पर वह अक्ष जिस कंडक्टर पर, जिस डिग्री पर, जिस पर आर्मेचर पे वह कंडक्टर का मान जिस पर विद्युतीय रूप से वह उदासीन होता है और उन पर जो अक्ष बनता है वह कहलाता है अपना MNA। तो MNA की परिभाषा लिखिए, MNA की परिभाषा लिखिए, आर्मेचर पर स्थित वह अक्ष, आर्मेचर पर स्थित वह अक्ष, आर्मेचर पर स्थित वह अक्ष या एक्सिस जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर, जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर, ये क्या रखे हुए, अपने आर्मेचर कंडक्टर रखे हुए हैं ना,
आर्मेचर कंडक्टर जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ का मान शून्य होता है। अक्ष पर रखे आर्मेचर कंडक्टर पर उत्पन्न ईएमएफ का मान शून्य होता है, शून्य होता है क्योंकि इस पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है। जीएनए के कारण है ना, जीएनए के कारण चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है, प्रभाव शून्य होता है ना, जीएनए के कारण होता है यहाँ पे। तो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है ना, MnA कहलाता है। MnA कहलाता है, MnA कहलाता है। MnA का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये लिख लो, MnA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मतलब चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाता है। तो GNA और MnA में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। इस बिंदु पर हम दो ध्रुवों के मध्य का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, दो ध्रुवों के मध्य का चुंबकीय क्षेत्र पर जो लंबवत एक अक्ष बनता है चुंबक के मध्य पे, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है, तो वो GNA कहलाता है। और GNA कहलाता है तो इस पर GNA पर बाह्य अक्ष जिस पर क्या होता है कि आर्मेचर कंडक्टर पर बना हुआ बाह्य अक्ष, आर्मेचर कंडक्टर पर बना हुआ बाह्य अक्ष जिस कंडक्टर पर ईएमएफ का मान शून्य होता है वह MnA कहलाता है, MnA कहलाता है। तो इसको अपन एक पॉइंट आप नोट करके ये लिख लो, नोट करके ये लिख लो, शून्य भार की स्थिति में या स्थिर स्थिति में, स्थिर स्थिति में GNA और MnA, GNA और MnA, GNA और MnA दोनों एक ही स्थान पर होते हैं, है ना, दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। तो GNA और MnA पे आपको थोड़ा सा अंतर है, आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसका थ्योरी। इसके बाद में अब नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, है ना। नेक्स्ट पार्ट में जो होगा वो पढ़ेंगे उसको आर्मेचर रिएक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन का सेकंड पार्ट होगा, है ना। अगला वीडियो सेकंड पार्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है? इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध देखा है। इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है, मैकेनिकल डिग्री क्या होती है। इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री के बाद में अपन ने ये देखा कि GNA क्या होता है और MnA क्या होता है। थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। यदि इतना समझ में आ गया कि GNA किसे कहते हैं और MnA किसे कहते हैं, है ना, परिभाषा आपने नोट की है तो उसको 2-4 बार पढ़िएगा और उसको थोड़ा क्लियर करिएगा कि GNA अलग चीज होती है, MnA अलग चीज होती है। लेकिन क्या स्थिर स्थिति में, स्थिर स्थिति में या नो लोड कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में, नो लोड स्थिति में क्या होता है कि GNA और MnA दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। नो लोड की स्थिति में और नो लोड की स्थिति में या स्थिर स्थिति में GNA और MnA दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। स्थिर स्थिति या फिर नो लोड की स्थिति भर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। नो लोड की स्थिति में GNA और MnA दोनों ही एक ही स्थान पर होते हैं। लेकिन जब लोड बढ़ाया जाता है तो GNA मतलब MnA GNA की स्थिति से खसक कर थोड़ा अपनी थीटा डिग्री खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये कैसे शिफ्ट होता है और क्यों शिफ्ट होता है, किस वजह से शिफ्ट होता है, ये अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। श्री राधे। ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास की इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन बेच से, तो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। और हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और फुल थ्योरी क्लास को हम ऐसे थोड़े बारीकी से छोटी छोटी चीज, बड़ी बड़ी चीज, एडवांस लेवल तक हम हर एक चीज के बारे में जरूर पढ़ेंगे, है ना। तो जो चीज हमने कभी ITI में पढ़ने में नहीं आया हो या छूट गया हो या फिर
समझ में नहीं आ रही हो तो उसको देख के वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लास के माध्यम से हम समझ सकते हैं ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करना है और छोटी से छोटी चीज को कवर करना है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।